दोस्तों, आज आपके साथ में इंडियन इकोनॉमी जो है ना, हमारी जो 12th क्लास की जो सेकंड बुक है उसको हिंदी में भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि इंग्लिश में तो चल ही रहा है। हिंदी में भी कर लेते हैं ताकि क्या है, बच्चों को कम से कम इसके साथ साथ भी हमें क्या है कोर्स होता चला जाए। जो हमारा जो दूसरा साइड से हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसके ऑलरेडी हमने सब 5 चैप्टर कर लिए हैं। क्लियर है ना? तो 5 चैप्टर मैंने कर लिए। अब मैं उसके 1 नंबर के क्वेश्चन डालना शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। बट अब वहां 1 नंबर के क्वेश्चन डालेंगे, तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका थ्योरी पोर्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी चैप्टर नंबर 1, इसका पार्ट 1 बनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा चीज रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि वहां पे 1 नंबर के क्वेश्चन करूंगा। हो सके तो मैं इसके भी 1 नंबर के क्वेश्चन पहले डाल दूंगा, ठीक है ना, आपके लिए, ताकि आपको क्या है कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बिल्कुल आप कॉपी बनाना स्टार्ट करो, और एक ही कॉपी के अंदर दोनों नोट्स मत रखना। एक कॉपी बनेगी आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की, और दूसरी कॉपी आपकी बनेगी इंडियन इकोनॉमी। दूसरा हमारे पास जो हो जाएगा, ठीक है, एक तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कॉपी बनानी है, दूसरी कॉपी आपको जो बनानी है वो आपको बनानी है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी वाली जो बुक है आपके पास, वो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास औपनिवेशिक शोषण क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक शोषण यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है वह है औपनिवेशिक शोषण की डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो लिखा है औपनिवेशिक शोषण का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बात करूं तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो एक ऐसी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, यानी एक किसी राष्ट्र की, किसी देश की वो आर्थिक नीति है जिससे वो दूसरे देश पे जीत हासिल कर लेता है, और उसके बाद जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, जो नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका शोषण करने लग जाता है, कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग करता है, और जो वहां की जो जनसंख्या है ना उसको एज ए मजदूर यानी लेबर, श्रम की तरह उसको यूज करता है। तो ये तो जैसे मान के चलो अंग्रेज ने यहाँ पे क्या करा, कब्जा किया, यहाँ पे एक तरह से क्या है धावा बोल दिया, जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको एज ए लेबर यूज कर रहा, बताओ। और जो यहाँ के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं वो उनका रॉ मटेरियल कर, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, फिर उससे क्या है फाइनल जो गुड्स बनते हैं, फिनिश गुड्स बनते हैं, उसको बनाओ फिर कहीं और बेचो। देखो ना, बट वो यहीं बेच रहे थे, कहाँ, इंडिया में बेच रहे थे। जो अब की अंग्रेजों को आने से पहले इंडियन इकोनॉमी को काफी अच्छा माना जाता था। याद हो, आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी जब अंग्रेज आए थे उससे पहले काफी अच्छी थी, ठीक है, हर चीज में हम मानते थे कि हम काफी अच्छे हैं। क्लियर? बट जैसे ये आए इन्होंने थोड़ी वाट लगाई और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यानी कुछ अच्छी चीजें भी हमें सिखा के गए, तो वो सब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमने औपनिवेशिक शोषण की बात की। औपनिवेशिक शोषण का मतलब क्या होता है? देखो, औपनिवेशिक प्रणाली अगर बात करो पहले तो, कि का मुख्य लक्ष्य, इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या है, अधिकतम लाभ कमाना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना और संसाधनों का क्या करना, शोषण करना। यानी अगर आपसे पूछेगा कोई औपनिवेशिक प्रणाली क्या है, तो औपनिवेशिक प्रणाली का मुख्य लक्ष्य यानी सर्वोच्च जो उसका काम था, वो काम ये था अधिकतम लाभ कमाना और संसाधनों का क्या करना, शोषण करना। क्लियर? अब औपनिवेशिक शोषण से अभिप्राय एक देश की उस राष्ट्रीय आर्थिक नीति से, ठीक है, ये की पॉइंट हो गया इसमें, इसको आपको लिखना चाहिए, राष्ट्रीय आर्थिक नीति। आप बना के लिख सकते हो इकोनॉमिक्स, बट जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊं आप उनको याद कर लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा मतलब एक तरह से प्रेजेंट करने में मदद करेगी आंसर्स को, है ना। तो राष्ट्रीय आर्थिक नीति है ये, जिसके द्वारा वह दूसरे देश पर जीत हासिल कर लेता है, यानी एक देश दूसरे देश पर जीत हासिल कर लेता है। क्लियर? और जीत हासिल करके उसकी जनसंख्या को श्रम के रूप में उपयोग करता है, और जो उसके प्राकृतिक संसाधन है उसको कच्चे माल के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो अगर उनको क्या उपयोग कर रहा है और उपयोग करके उनका अगर शोषण कर रहा है वो, तो हम क्या बोलेंगे, उसे औपनिवेशिक शोषण बोलेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद करना है। दोबारा बोलता हूं, औपनिवेशिक शोषण से अभिप्राय एक देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति से है जिसके द्वारा वह दूसरे देश पर जीत हासिल कर लेता है, यानी दूसरे देश पर जीत हासिल कर लिया, अब उसकी जनसंख्या मजदूरों की तरह यानी श्रम की तरह यूज करना आपको, और उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कच्चे माल के रूप में आपको क्या करना है, यूज करना है, उनका शोषण करना है, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, आपको बेनिफिट मिल सके। क्लियर हो गया? तो पहली डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई, मैंने टाइम भी लगाया इसके ऊपर। डन। नंबर 2, गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या होती है? ठीक है, ये टर्म्स मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, जब ये चैप्टर अभी और प्रॉपर वे में अच्छे से स्टार्ट होगा तो आपको ये टर्म्स अगर नहीं पता होगी तो दिक्कत कर सकता है चैप्टर, ठीक है ना। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था इंग्लिश में कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें इनकम में ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं होता, या ये कह सकते हैं इनकम में ग्रोथ का जो स्कोप है ना बढ़ने का,
वो बिल्कुल मामूली सा है या फिर है ही नहीं। यानी एक तरह से बोलूं तो स्थिर इकोनॉमी, क्या स्थिर, जो एक जगह पे रुकी हुई है, स्थिर है। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। या तो बहुत कम वृद्धि होगी या फिर कोई भी वृद्धि ही नहीं होगी, या तो लिटिल ग्रोथ, सुनो ना, थोड़ा सा ग्रोथ होगा, या तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं जिसमें इनकम में ग्रोथ का यानी आय में ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं होता, या तो बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, या फिर क्या है बिल्कुल ही ग्रोथ का स्कोप नहीं होता, उसे कहते हैं स्थिर इकोनॉमी यानी स्थिर अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था। क्लियर। नंबर थर्ड, शिशु की अगर हम बात करें तो शिशु मतलब हो गया इन्फेंट। 1 साल से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फेंट। बेटा एलिफेंट मत पढ़ना इसको, इन्फेंट। इन्फेंट मतलब होता है 1 साल से छोटे बच्चों को इन्फेंट बोला जाता है। क्लियर। अब दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसका मतलब शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो हम इसमें बोलते हैं कि अगर मान लो 1 साल में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 1 साल से जो छोटे जो बच्चे हैं कितने मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने क्या बोला? 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर को स्वास्थ्य व विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यानी शिशु मृत्यु दर को स्वास्थ्य और विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। ये माना जाता है कि जो इससे जो रेट मिलते हैं इससे हम अपने आप में और अच्छा सुधार कर सकते हैं और हमारी इस टाइम पे स्थिति क्या है। इसका अर्थ है एक निश्चित वर्ष में, जैसे मान लो सपोज करो 1 साल में ले लो, कोई भी 1 साल ले लो, अगर मान लो 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से, यानी जो शिशु अगर 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से ऐसे कितने हैं जो 1 वर्ष से कम आयु के और वो शिशु के और उनकी मृत्यु हो जा रही है। बात को समझो ना। शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य व विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। नंबर 2, इसका अर्थ है एक निश्चित वर्ष में प्रति 1000 यानी 1000 जीवित जन्मे बच्चों में, यानी जन्मे शिशुओं में इसमें से 1 वर्ष से कम आयु के यानी 1 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने शिशु हैं, की मृत्यु की संख्या कितनी? बताओ कितने बच्चे मर गए उनमें से? 1000 बच्चे का जन्म लिए तो 1 साल से छोटे, बताओ कितने बच्चे मर गए? तो वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 4 डेफिनेशन मैंने आपको पहले अभी तक पढ़ाया है। नंबर 1 डेफिनेशन थी औपनिवेशिक शोषण, यानी एक देश जब दूसरे देश पे जीत हासिल करता है तो उसके वो प्राकृतिक संसाधन को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है, यानी कच्चे माल के रूप में यूज करता है, और उसकी जो जनसंख्या है उसको श्रम के रूप में यूज करता है, मजदूर बना देता है। ठीक है ना, यानी इसको शोषण करता है ताकि उसको अधिकतम लाभ मिल सके। किसको? जिसने जीत हासिल की है उसके ऊपर। ठीक है, चलो अंग्रेजों को बेनिफिट मिला था ना इससे। उसके बाद गतिहीन अर्थव्यवस्था यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी स्थिर इकोनॉमी में बता दें जिसमें इनकम में यानी आय में वृद्धि का कोई स्कोप नहीं होता, या तो बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं स्कोप। ठीक है ना, बहुत ही रेयर केस है। शिशु, 1 साल से छोटे बच्चों को शिशु कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। जबकि शिशु मृत्यु दर, तो मैंने कहा था 1 साल, अगर आप मान लो 1 साल में अगर 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे जो 1 साल से कम है और साथ में मर भी रहे हो, यानी 1 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर मान लो उसमें 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मर जाते हैं, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्लियर? यहाँ तक नोट डाउन करिए। तो आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो। अगला हमारा पॉइंट है निर्वाह कृषि। देखो हमने पढ़ा ना, जीवन निर्वाह पढ़ा होगा आपने। तो निर्वाह कृषि क्या होता है? यह खेती का वह प्रकार है, यानी ये वो टाइप है खेती की जिसमें केवल निर्वाह फसलों को परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करना है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उसको प्रदान करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए उगाया जाता था। यानी वो फसलें, या जब आप खेती कर रहे हो और उसका मोटिव जो है ना वो आप यानी अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना है। आप अगर खेती कर रहे हो और आपका खेती करने का जो मतलब सोच है ना, सोच ये है कि जो उससे उगेगा उससे आप अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करोगे या उनको प्रदान करोगे चीजें। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं निर्वाह कृषि, जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। क्लियर? ठीक है ना। ये कृषि बाजार में माल बेच करके कुछ पैसा ऐसा वो फालतू चीजें में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताएं करनी है, चाहे कैसे भी पूरी करो आप इसे, बट ये खेती सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। आगे है जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन की आशा। ठीक है ना, तो जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय वर्षों की औसत संख्या से है, यानी वर्षों की औसत संख्या से है जहां तक, ठीक है ना,
एक व्यक्ति जीवित रहने की आशा रखता है कि मैं इतने साल तक तो जी जाऊंगा, ठीक है ना। तो जिसे एक व्यक्ति जीवित रहने की आवश्यकता रखता है या फिर जहां तक एक व्यक्ति जीवित रहने की आशा रखता है उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। यानी आप भी कोई एक्सपेक्टेशन आपकी भी होगी कि यहाँ तक तो औसतन में जी लूंगा 70, 80, 80, 90, ठीक है ना। चलो, उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। देन हमारे पास है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। इसको हम कहते हैं साक्षरता दर से अभिप्राय जनसंख्या के एक निश्चित सैंपल से है, एक निश्चित भाग से है, एक उस दायरे से है, उस सैंपल से है जिसमें का सैंपल में से लोगों की उस प्रतिशत भाग से है जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे या नहीं है, अगर यहाँ पे लिखेगा पढ़ या लिख सकते ना, पढ़ भी सकता लिख भी सकते दोनों होने चाहिए। तो उसने बोला साक्षरता दर से अभिप्राय जनसंख्या के एक निश्चित सैंपल में से लोगों के उस प्रतिशत भाग से, जैसे मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोग में से वो प्रतिशत भाग मान लो कितने, सिर्फ 60 लोग निकले, तो मान लिया 60% बोलो, 100 का 60% कितना आता है, 60 लोग आते हैं। तो 60% वो लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो टोटल 500 लोग हैं और इसमें से मान लो कि 40% लोग पढ़ और लिख सकते हैं, तो 40% का कितना आएगा, इसका 40% आएगा 200 आएगा। तो ये 200 वो व्यक्ति है, ये पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वो भाग है, वो प्रतिशत है जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बच्चे ये याद होनी चाहिए अगली क्लास में, ताकि आप पार्ट 2 को अच्छे से समझ सको, ठीक है। आगे काम आएगी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन सब में काम आने वाली चीजें हैं। जनसंख्या गणना का मतलब होता है, ये देखो पॉपुलेशन सेंसस जो होता है ना, वो पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी देता है। क्या देता है, डिटेल जानकारी देता है। और ये भी बताता है कि उसके अंदर कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्त्री है, कितने पुरुष है, यानी कंपोजिशन की बात भी बताएगा। यानी कितनी जनसंख्या वो तो बताएगा, साथ में क्या डिटेल देगा। डिटेल का मतलब क्या, कितने बच्चे बूढ़े क्या है सब बताएगा ये, ठीक है। इसे कहते हैं जनसंख्या जनगणना। यानी जनसंख्या जनगणना देश की पूर्ण जनसांख्यिकीय रूपरेखा के साथ जनसंख्या के आकार का एक क्या है, विस्तृत अनुमान है। क्या है, विस्तृत अनुमान। तो जनसंख्या जनगणना देश की पूर्ण जनसांख्यिकीय रूपरेखा के साथ, यानी इसमें कितने बूढ़े बच्चे क्या है सब वो तो बताएगा है ना, के साथ जनसंख्या के आकार का एक विस्तृत अनुमान है कि इतनी जनसंख्या आपके देश की हो चुकी है, जिसमें इतने बूढ़े हैं, इतने बच्चे हैं, इतने स्त्री है, इतने पुरुष हैं। आगे ये आपको याद रखना 1 नंबर के लिए। वैसे मैं 1 नंबर के क्वेश्चन अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है, बट ये मैंने यही लिखवा दिया तो वहां नहीं लिखवाऊंगा, कोशिश करूंगा वहां ना लिखवाऊं, ठीक है ना। अगर मैं वहां लिखवा देता हूं तो बल्ले बल्ले आपकी रिवीजन हो जाएगी 2 जगह, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो क्या लिखा, पहली आधिकारिक जनगणना यानी फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस आया था वो कब आया था, 1881 में आया था। 1881 में क्या है, पहला आधिकारिक जनगणना, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था, 1881 में। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स बढ़ेंगे, मैं उतनी तेज़ी से करूँगा। क्योंकि मुझे आजकल सही बताऊँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने पहला पार्ट बनाया अभी इस वक्त, ठीक है। कि इंग्लिश के तो चलो मैं पार्ट डाल देता हूँ, ठीक है, और मैक्रो के भी मैं डाल रहा हूँ हिंदी में, समझती है हिंदी में डल जाता है, बट इसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है। तो देखूंगा इसमें कितने व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं, देन मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।